देश में तख्ता पलट कब होता है? जब उस देश की जनता चाहे। पर जनता कब चाहेगी? जब जनता को मालूम हो कि जो सरकार उन्होंने चुनकर भेजी है वह देश का विकास कम, अपना और अपनी पार्टी का विकास ज्यादा कर रही है। तब जाकर कहीं जनता बवाल मचाती है और तख्ता पलट की ओर जाती है, सरकारें बदल देती है। फिर वो चाहे इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या यूपीए सेकंड की सरकार हो। 2014 में वही हुआ। पिछली सरकार की नाकामियों के चलते जनता त्रस्त हो गई थी। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि जनता ने सड़क पर उतरकर आंदोलन कर दिया और एक ऐसे नेतृत्व का चुनाव किया जो निश्चित तौर पर भारत को विकसित भारत बनाकर ही मानेगा, चीन और अमेरिका के समकक्ष जाकर भारत को छोड़ेगा। और वही शुरुआत की थी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। संसद में जिस प्रकार से मत्था टेका था, लग रहा था कि यह देश अब निश्चित तौर पर चीन और अमेरिका के बराबर जाकर ही दम तोड़ेगा। और शुरुआत जिस प्रकार से हुई थी, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इतना इंडिया इंडिया हम लोगों ने सुन लिया था कि पूरी दुनिया में अब एक ही देश दिख रहा था जो इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, यही विश्व गुरु बन गया हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 18-18 घंटे काम करके सभी का रोल अपने ऊपर ले लिया। वैज्ञानिक वो बन गए, लोको पायलट वो बन गया, रेल का, फलाने का, सबका। देव दनादन उद्घाटन पर उद्घाटन हो रहा था। लग रहा था कि यह देश विकसित बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर झूठ बोलकर ही विकास हो रहा होता तो यकीन मानो पाकिस्तान दुनिया का सबसे विकसित देश बन चुका होता। देखो भाई, जमीनी हकीकत और मन से किए गए बड़े बड़े वादों के बीच में बहुत अंतर आ चुका है वर्तमान सरकार के लिए। आपने जब सत्ता में आने के लिए जनता से गुहार की थी और वोट मांगा था इस बात के लिए कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आप नहीं कर पाए। सभी गरीबों को घर दिया जाएगा, आप नहीं दे पाए। आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आप एक नहीं बना पाए। लौट के जिन शहरों में सड़कों में गड्ढे थे, अब वहां गड्ढों में सड़क हो चुकी है। थोड़ा सा पानी बरस जाए पूरा शहर लबालब हो जाता है। लेकिन विकास हुआ है तो आपके सांसदों का, पार्षदों का, मेयरों का। इन लोगों ने इतना पैसा खाया है कि उनके पेट बड़े बड़े हो गए, धन्ना सेठ बन के घूम रहे हैं। पर देश के विकास के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया। वो अपने मोहल्ले की गली नहीं ठीक करा पा रहे हैं। देश को विकसित बनाना तो बहुत बड़ी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन बड़ी बड़ी योजनाओं को जोर शोर से प्रचारित किया था, करोड़ों रुपए इस पर पानी में बहा दिया गया कि भारत मेक इंडिया बनने वाला है, भारत आत्मनिर्भर बनने वाला है। रियलिटी ये है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने वाली बात करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी जो घड़ी पहनते हैं वो विदेशी है, जो पेन यूज करते हैं वो विदेशी है, जो कार यूज करते हैं वो विदेशी है, जो चश्मा लगाते हैं वो विदेशी है। यहां तक कि दिवाली के बाद होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए जो एयर प्यूरिफायर यूज करते हैं वो तक विदेशी है। और जिस मन से खड़े होकर आत्मनिर्भर और स्वदेशी अपनाने की बात करते हो, जिस माइक से तुम ये बात बोल रहे हो वो विदेशी है, जिस यूट्यूब से तुमको ये सुना जा रहा है वो विदेशी है। तो आप ये बताइए कि आपने देश के लिए किया क्या है? इस मेक इन इंडिया से भारत को क्या फायदा हो गया है? भारत केवल एक असेंबलिंग करने वाला देश रह गया है। मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर हम कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार से आपने डिजिटल इंडिया का नारा जोरों शोरों से दिया और डिजिटल इंडिया के नाम पे भारत को क्या पकड़ा दिया? वही भीम, यूपीआई, पेटीएम इत्यादि। और इनका प्रयोग करके जो आदमी पहले ऋण के जाल में नहीं फंसा था, अब वो ऋण के जाल में फंस चुका है। क्योंकि जब हम फिजिकल करेंसी यानी कि जो मुद्रा हमारे हाथ में 10 रुपए 20 रुपए का नोट होता था वो खर्च करते थे तो आदमी को अनुमान होता था कि हम कितना खर्च कर रहे हैं। अब तो अगर अकाउंट में नहीं है तो लोन ले लो, क्रेडिट कर लो और उसको खर्च कर दो। बाद में ऋण के जाल में फंस जाओ, ऋण चुका नहीं पाओगे क्योंकि रोजगार है नहीं है। तो इससे जो आम आदमी है वह बुरी तरह से फंसता जा रहा है। तो डिजिटल इंडिया आज के समय में भारत के लोगों के लिए वरदान कम अभिशाप ज्यादा साबित हो रहा है। डिजिटल इंडिया तो तब माना जाता जब आप गूगल का सब्स्टिट्यूट खड़ा करते, यूट्यूब का सब्स्टिट्यूट खड़ा करते, जीमेल का सब्स्टिट्यूट खड़ा करते। और जीमेल का जो सब्स्टिट्यूट खड़ा हो रहा है वो प्राइवेट की तरफ से खड़ा हो रहा है। सरकार ने इसमें क्या भूमिका निभाई है और लौट के सरकार उसका प्रचार तक कर रही है। इस देश में हालत ये है कि सरकार बनाती है एयरपोर्ट, चलाते प्राइवेट लोग हैं। कोई ऐप बनाता है प्राइवेट, प्रचार सरकार कर रही होती है। हमारे टैक्स के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सबकी हालत बहुत बुरी बनी हुई है। हम कुछ भी ऐसा तैयार नहीं कर पाए डिजिटल इंडिया के नाम पर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर पाए। और चूंकि अब यह दौर एआई का है, एआई के लिए भारत ने क्या अचीव कर लिया? दुनिया डीप सीक बना रही है, ग्रोक बना रही है, चैट जीपीटी बना रही है, जेमिनी बना रही है। भारत ने क्या बनाया है? भारत के राजनेताओं ने जनता को मूर्ख बनाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जनता को मूर्ख नहीं बनाया गया तो जनता ये समझ जाएगी कि जिन झूठे वादों को लेकर हमने मन से बड़े बड़े बयान दिए थे और उन्हीं बयानों में फंसकर जनता ने हमें वोट दिया था। अगर जनता को समझ में आ जाए कि हम अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो जनता हमें सत्ता से बेदखल कर देगी। सत्ता से बेदखल ना हो पाए इसीलिए यह लोग अब इस प्रकार की बयानबाजियां कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में खड़े होकर बोलते हैं रीलबाजी कीजिए, रील को रोजगार में बदल दिया है। आप खुद सुनिए क्या बोल रहे हैं। सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा
बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है। इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। कितना शर्मनाक बयान दिया है। और इस प्रकार की बयानबाजी वही व्यक्ति कर सकता है जो रील की चपेट में आ चुका हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से बहकी आजकल बातें करते हैं, दिन दहाड़े मन से खड़े होकर, लग रहा है कि उनको रील की बीमारी लग चुकी है। मन से खड़े होकर कहते हैं वो मुजरे की बात, मंगलसूत्र, मटन, मुसलमान, और हमसे वोट यह कहते हुए मांगा था कि हमें वोट दो, हम देश को विकसित बनाएंगे। भाषण तुम देते हो गंदे गंदे, विचार रखते हो तुम अच्छे अच्छे, तुम्हारे इन विचारों के बहकावे में आकर हम लोगों ने तुम्हें वोट दे दिया। अब हम जब रोजगार मांगने आ रहे तो हमसे कहते हो रील खिसकाओ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, देश का हर अभिभावक ये चाहता है कि उसका बच्चा मोबाइल में ना फंसे, खासकर रील बनाकर ठुमके तो बिल्कुल ना लगाए। आपने इस देश में रोजगार की परिभाषा बदल दी प्रभु। पकौड़े तलने वालों को आप रोजगार मान रहे हो, रील बनाने वाले को आपने रोजगार में रख दिया है। कल को कोई खड़ा होकर कहेगा कि दाने दाने में केसर का स्वाद, उसको भी तुम बोलोगे वाह क्या कला है, इसको भी एक अवार्ड दिया जाए। अब यह है नया कलाकारी। क्या देश को बनाना चाह रहे हो? क्या कह के आप देश में आए थे? क्या तुम देश को करना चाह रहे हो? कहां ले जाना चाह रहे हो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी? आप समझिए, इस प्रकार की बयानबाजी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है रील एक ऐसी बीमारी है कि पता नहीं समय कब कट जाए। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीना, 10 साल। और युवा अगर रील में फंसा रहेगा तो उसकी जवानी कब बुढ़ापे में बदल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और बूढ़े लोगों को रोजगार वैसे नहीं मिलता है। तो यह देश का युवा महसूस ही नहीं कर पा रहा है कि वह बेरोजगार है, महसूस ही नहीं कर पा रहा है कि उससे किस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, क्योंकि रील्स में स्क्रॉल करते करते उसके दिमाग में गोबर भर दिया गया है। और गोबर का सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। दिखाइए भैया वीडियो इस महिला का। एक बार जरा ये वीडियो देखो। विश्व प्रसिद्ध जाहिर ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। मतलब इस कम बुद्धि वाली लड़की ने सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को नीचे दिखाने के चक्कर में, जो सही बोलता है, फैक्ट के साथ बोलता है, पूरे देश में प्रदूषण की वाट लगा दी। सही बोला ना? अब ये लोग गोबर नहीं खाते तो क्या खाते हैं? तो जब देश में ऐसे हालात हैं, इस प्रकार का मानव संसाधन विकसित हो रहा है, तो मैं तो कह रहा हूं कि फूंक डालो पूरी दुनिया को, मत बचाओ प्रदूषण, मत बचाओ इस पर्यावरण को। जब ऐसे ही मंद बुद्धि वाले लोग भविष्य का निर्माण करने वाले हैं तो इनके लिए देश थोड़ा ना बचाएंगे मेरे भाई। फूंक दो, और फूंकने का मतलब आग लगा दो। हाँ, आग लगाने से याद आया कि एक समय ऐसा था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वैज्ञानिक का रूप धारण करके मिसाइल में आग लगाया करते थे। मिसाइल ऐसे ऊपर जा रही होती है, ऐसा लगता था कि भारत की इकोनॉमी भी ऐसे ऊपर जाएगी, चीन अमेरिका से आगे निकल जाएगी। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर का नारा देते थे, उनके हाथ में किसी ने विदेशी एप्पल फोन रख दिया। आत्मनिर्भर के नारा देने वाले व्यक्ति के हाथ में विदेशी एप्पल फोन, और उसमें विदेश का ये एप्लीकेशन इंस्टाग्राम और फेसबुक डाउनलोड कर दिया। आत्मनिर्भर का नारा दे रहे हैं और फिर वो रील देखने लगे। रील की बीमारी ऐसी लगी कि भूल गए कि वो आत्मनिर्भर के ब्रांड एम्बेसडर थे। बिहार में खड़े होकर बच्चों से कह रहे हैं रील बनाओ विदेशी एप्लीकेशन पे, तो आत्मनिर्भर का नारा काहे दे रहे हो? खैर जो भी हो, पहले मोदी जी मिसाइल में आग लगाया करते थे, अब रील को प्रमोट कर रहे हैं, घर घर में आग लगा रहे हैं। मोदी जी कतई चुगलखोर बुआ बन चुकी, भगवान कसम इनका ये भयानक रूप अब डराने लगा है। मोदी जी ये चाय थोड़ा ना कि खराब हो जाएगी तो फिर से बना देंगे। बच्चों का फ्यूचर है, रील देख के खराब हो गया तो नहीं बनेगा। बच्चे ही भारत का भविष्य है, तुम भारत के भविष्य को बिगाड़ रहे हो। और रील खेलना बंद करो, मैं आपको रियलिटी दिखाता हूं क्या है। जो बच्चे रील नहीं देखते उनको इस प्रकार से कप सिरप पिलाकर मारा जा रहा है, वो कि आपकी सरकार में राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है, ये आपके रील में नहीं दिखाई दे रहा है। और रील बनाने और बनने का इतना ही शौक है तो एक रील बनाकर जनता को दिखा दो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार में किस स्वास्थ्य मंत्री को आपकी सरकार ने हटा दिया है, किसके ऊपर क्या कार्रवाई हो गई। आपके सरकार के नीचे ये इस प्रकार की जहरीली दवाएं बनती रही तो आप चुप रहे, आपकी रील में नहीं दिखाई दिया। ये बढ़ती रही तब आप चुप रहे, आपके रील में नहीं दिखाई दिया। बच्चे इसको पी के मर गए, चुप रहे, तब रील में नहीं दिखाई दिया। और रील आकर तुम वोट मांग रहे हो रील के दम पर, क्योंकि तुमने विकास किया है नहीं, तो रील के दम पर तुम्हें वोट मांगने पड़ेंगे। तुम्हें रील में ये नहीं दिखाई दे रहा कि जो बच्चे रील नहीं देखते हैं, इस देश के विकास के लिए दिन रात जो पढ़ रहे हैं, जब वो नौकरियां मांगने जाते हैं तो इस प्रकार से लाठियां पड़ रही हैं, ये तुम्हारे रील में नहीं दिखाई दे रहा है।
रील में तुम्हें वो कुछ नहीं दिखाई देगा जिससे तुम्हारी छवि बिगड़ रही हो। रील में केवल वही देखना चाहते हो तुम्हारी छवि को अच्छा बना रहा हो। तुम्हारी छवि अच्छी होने का मतलब देश की छवि अच्छी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप देश नहीं हो, और इसीलिए आप इस प्रकार के रील की बयानबाजियां कर रहे हो जिससे युवा रील में व्यस्त रहे और वास्तविक मुद्दों से दूर रहे। जब तक वो वास्तविक मुद्दों से दूर रहेगा तब तक आपकी सत्ता सुरक्षित रहेगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, कितने साल तक इस प्रकार से इस देश को चलाया जा सकता है? अरे कभी तो इस देश की जनता की आंख खुलेगी। धर्म की अफीम चाट कर जनता बैठी है, जाति का नशा करके जनता बैठी है, उसकी जिस दिन आंखें खुलेगी उस दिन तो आपको सत्ता छोड़कर जानी होगी। पर इसका दंश भुगतेगा कौन? यह देश कितने साल पीछे जा चुका है, इसका अनुमान कौन लगाएगा? जो गलतियां कांग्रेस ने की थी उससे कई ज्यादा गलतियां कर आप बैठे हुए हो। यह देश आज चीन और अमेरिका के समकक्ष होना चाहिए था, वह देश झूठे आंकड़ों में फंसकर रह गया है। और झूठे आंकड़ों का तो एक शानदार उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करता हूं कि यह कितने झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने वाली सरकार है। दिल्ली में दीपावली के बाद जो एयर पोल्यूशन का यंत्र है उसके आसपास इस प्रकार से ट्रकों को चलाया जा रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। पानी के छिड़काव से जो पीएम डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बैठ जाएंगे, तो जो प्रदूषण मापने वाला यंत्र है उसके आसपास एरिया कम प्रदूषित दिखाएगा और उसी को कुछ इस प्रकार से अखबारों में दिखा दिया जाएगा कि देखो दीपावली होने के बाद भी दिल्ली में प्रदूषण नहीं हुआ। मतलब जो आंकड़े हमारे सामने हैं उनको लेकर ही तुम झूठ बोल रहे हो। तो जो आंकड़े गरीबी, बेरोजगारी, जीडीपी को लेकर हम जैसी जनता के सामने आते ही नहीं है, उनको लेकर तुम कितना खतरनाक झूठ बोलते होगे इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। झूठ की हद तो ये देखो कि छठ जैसा जो पवित्र त्योहार है उसको लेकर इन लोगों ने कितना मजाक बना दिया है कि यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दी है मिट्टी की और इस तरफ जो साफ पानी आपको भरा हुआ दिख रहा है, यह गंगा का फिल्टर्ड पानी इसमें डाला गया है और यह है यमुना का काला पानी नाले वाला यहाँ दिख रहा है। यह है असली यमुना, यह है नकली यमुना। यहाँ ताम झाम लगाए गए हैं, रंगारंग कार्यक्रम होगा। यहाँ वीआईपी आएगा छठ पूजा में नहाने के लिए, यहाँ आप और हम जैसा गरीब आएगा छठ पूजा में नहाने के लिए। फोटो किसका खींचेगा? इस एरिया का, इतने एरिया का फोटो आएगा और कुछ दलाल चैनल वाले आके इसको प्रमोट भी करेंगे जैसे कि ये तिहाड़ी कर रहा है। रेखा जी, हम जहाँ खड़े हैं और यमुना के किनारे, यमुना के घाट पर, ये जो यमुना है यही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पानी मैं देख रहा हूँ यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है। ये पानी आपने सिर्फ वीडियो रील्स बनाने के लिए थोड़ा सा साफ करवाया है या एक्चुअली यमुना में वाकई में पानी साफ हो गया है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जो यमुना जी हमें 8 महीने पहले मिली थी और आज जो यमुना जी आप देखिए यहाँ से वहां तक। तो बस ऐसे दलालों की वजह से ये लोग झूठ बोलकर सत्ता में बने हुए हैं, झूठे आंकड़े दिखाकर विकास का भ्रम पैदा कर रहे हैं। नहीं तो जिस दिन मीडिया इनको सच दिखाने लगे 4 दिन अपनी सत्ता ना चला पाए। वो तो कुछ बचे हुए यूट्यूबर हैं जिनके जमीर में दम है, वो इस प्रकार की बातें दिखा रहे हैं। और सबसे निकम्मा अगर इस देश में कुछ है तो वो है विपक्ष। विपक्ष से निकम्मा इस देश में कुछ है ही नहीं। उसकी हालत उस नशेड़ी फूफा जैसी हो गई जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में विपक्ष की हालत तो ऐसी है कि ये किसी मुद्दे को उठाने जाते हैं तो ये खुद ही ट्रोल हो जाते हैं। ये हैं कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर मध्य प्रदेश में। ये किसानों के लिए सोयाबीन की आवाज उठाने गए थे, गेहूं का बोरा लेकर। मतलब आप पब्लिसिटी करना चाह रहे हो। ये तो वही बात होगी, मोदी जी कहते हैं कि रील बनाओ और भाई खुद ही रील में बनाते हुए फंसा हुआ है। जहां विपक्ष कमजोर हो वहां कोई भी नेता पावरफुल हो जाता है। टीआरपी के दम पर बड़ा नेता इस देश में कोई भी बन सकता है, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है, हकीकत दिखाने वाला कोई नहीं है। यह देश जो एक महान देश हुआ करता था, इसके अनेकता में एकता के भाषण दिए जाते थे। आज इस देश की हालत क्या है? कुछ इस प्रकार से बटा हुआ है, हम हिंदू तुम मुस्लिम, ये तेरी जाति ये मेरी जाति। और इसको बेचारे को कोई पूछ ही नहीं रहा है, ये जल ही रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि महान नेता इस देश में बने हुए हैं जिन्हें अपनी छवि की चिंता हो और उनको लगता है उन्हीं की छवि देश की छवि हो। वह देश कभी इस प्रकार से एकता के सूत्र में बंध ही नहीं सकता, क्योंकि मन से खड़े होकर खुद नफरती भाषण देते हैं तो उस देश के इस प्रकार टुकड़े होने ही हैं। अखंड भारत का सपना दिखाने वाले लोग ही देश के टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं और इस टुकड़े में हेल्प कर रहा है पूरा मीडिया, कमजोर विपक्ष। अगर विपक्ष मजबूत होता तो कोई सरकार इस प्रकार से नतमस्तक नहीं हो सकती, मुद्दे की बात करती। आज यहाँ कोई मुद्दे की बात करना ही नहीं चाह रहा है। बिहार की हालत देखो, तेजस्वी 9वीं फेल, उसको सीएम बनाना है। सम्राट चौधरी एक कातिल है, उसको सीएम बनाने की सोच रहे हो। अरे जो पढ़ा लिखा है एक बार उस पर भरोसा। प्रशांत किशोर को एक बार बिहारियों को अपनाना चाहिए, सत्ता में परिवर्तन का प्रयास करना चाहिए। जाति धर्म के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि 5 साल तुमको ये शोषित कर लेंगे। बिहार जहां था वहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से कुछ जो नए लोग आ रहे हैं उनको ट्राई करना चाहिए। नहीं 5 साल बाद फिर चुन लेना, तुम तो वैसे ही चुस रहे हो, फिर चुस लेना। इसलिए प्रशांत किशोर पर एक बार भरोसा किया जा सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बिहार में एक बार उसको ट्राई करना चाहिए, मेरा यह व्यक्तिगत मत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।